हम कैलकुलेट करेंगे आज ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी V। पोटेंशियल एनर्जी को V से डिनोट करेंगे एंड काइनेटिक एनर्जी K ऑफ अ ब्लॉक अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ओबिंग हुक्स लॉ। ये मेन पोजीशन है। आप इसको फोर्स लगा के इस तरफ खींचोगे तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाएगी, ये x मैक्सिमम। और इस तरफ ये जो x है ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, तो माइनस x मैक्सिमम हो। ये जो ब्लॉक है ये इसके बीच में ट्रेवल करेगा। तो देखिए कि यहाँ पे ये इससे आगे नहीं जा सकता। आप जब इसको खींचोगे तो इससे आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होगी। x इज इक्वल टू जीरो पे इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, यानी कि v जीरो। तो मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। मेन पोजीशन का मतलब है x इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। और जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशंस, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, एक x इज इक्वल टू xm और एक x इज इक्वल टू माइनस xm। दैट इज x इज इक्वल टू xm एंड x इज इक्वल टू माइनस xm। इन दोनों पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी x की मैक्सिमम वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो हाफ के x मैक्स स्क्वायर हो जाएगा। इनके बीच में जैसे x इज इक्वल टू जीरो और xm, x इज इक्वल टू जीरो और माइनस xm, इसके बीच में किसी भी पोजीशन को हम x से डिनोट कर सकते हैं। तो x एक वेरिएबल टर्म है। तो जो टोटल एनर्जी है उसका क्या एक्सप्रेशन बनेगा? तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, यानी कि जो टोटल एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एक्सएम पे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्सएम स्क्वायर हो गया और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये टोटल एनर्जी होगी। अब अगर आपको एक्स वाले पॉइंट पे देखना है, यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे ना तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी ना पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर आएंगे। तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन तो हमें पता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। और अगर इसका मास m है और वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे v है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर। तो देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये टोटल एनर्जी के लिए, टोटल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है v इन टर्म्स ऑफ x, और ये काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी को भी हम x के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है वो नोट्स में नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो भी क्वाड्रेटिक है, और जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये तो कांस्टेंट हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो एक वेरिएबल की डिग्री 2 है और दूसरे वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो ये दोनों पैराबोला को डिनोट करते हैं। तो हर एक पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये x हो गया, x इज इक्वल टू जीरो, ये मैक्सिमम हो गया एक तरफ x इज इक्वल टू xm, और ये मैक्सिमम हो गया दूसरी तरफ x इज इक्वल टू माइनस x। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में अगर x को हम जीरो पुट कर दें, x को अगर जीरो पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्सएम स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे
ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ये के मैक्स है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ के एक्स एम स्क्वायर। ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो ये पैराबोला इस तरह से बनेगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब पोटेंशियल एनर्जी को देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, है ना, और एक्स एम रख दोगे तो ये हाफ के एक्स एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है हाफ के एक्स एम स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, ये ऐसे पैराबोला बनेगा, और इन दोनों का सम हमेशा ये बना रहेगा हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया, ये वाला ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का, और ये वाला ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का। दोनों पैराबोला के ग्राफ है। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ये जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और इन दोनों का सम हमेशा ये टोटल एनर्जी है, E इज इक्वल टू के प्लस वी, और इसकी वैल्यू हाफ के एक्स एम स्क्वायर के बराबर होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्राफ एक और बार समझा दो। देखो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बताओ, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको समझ में आया या नहीं? यस सर। ठीक है, अब ये पैराबोला की इक्वेशन है, इसमें कोई डाउट है, ये तो कांस्टेंट है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्स स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला की इक्वेशन होती है, तो ये पैराबोला हो गया। अब इसमें देखो x की वैल्यूज हमें पुट करनी है। अगर x को 0 पुट करोगे, ये x को 0 पुट कर दिया, तो k की वैल्यू आ जाएगी हाफ के एक्स एम स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ये वाली काइनेटिक एनर्जी होगी। एक्सट्रीम पोजीशन डालो xm, अगर हम इसमें x को xm डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x को माइनस xm डालेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, ये काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, और मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो एक पैराबोला हमने बना दिया, ये पैराबोला क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोला बनाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। अब इसका देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसमें x की वैल्यू वेरी करो, x अगर 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, x को 0 डालो, ये x को अगर 0 डालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। x इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ था, xm पे 0, ये वाला जो ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी का। तो x इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और xm पुट करेंगे तो हाफ के एक्सएम स्क्वायर, ये हाफ के एक्सएम स्क्वायर है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। अगर इसमें माइनस एक्सएम डालोगे तब भी ये हाफ के एक्सएम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ये वाला पैराबोला बन जाएगा। और इन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर रहेगा? टोटल एनर्जी। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये टोटल एनर्जी की है। के प्लस वी की वैल्यू निकालोगे तो हाफ के एक्सएम स्क्वायर के बराबर आएगा। ये देखो ये के हो गया और ये वी हो गया। तो अगर आप k प्लस वी कैलकुलेट करोगे, k प्लस वी दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी हाफ के एक्सएम स्क्वायर, एंड दिस इज टोटल एनर्जी। अभी कोई डाउट है बेटा इसमें? ठीक है, अब देखिए कि इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वर्टिकल सर्कल में पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल।
देखो ये एक सेंटर है और इसमें सपोज करिए कि कोई बॉल बांध दी हमने एक स्ट्रिंग से, और इस बॉल को एक सर्टेन वेलोसिटी देके हम ऐसे एक वर्टिकल सर्कल में इसको मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो ये फिक्स्ड एंड हो जाएगा स्ट्रिंग का, और हम इसको ऐसे जैसे हाथ से घुमाएंगे तो ऐसे वर्टिकल सर्कल में मूव करेगा ये ऑब्जेक्ट। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इसकी कितनी वेलोसिटी दें कि ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसमें फोर्सेस देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पे देखेंगे ए, इस पे जो वेलोसिटी है इसको वी ए से डिनोट करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया वी ए। इसका मास mg नीचे की तरफ होगा, और इसमें जो टेंशन आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी, ये टेंशन हो। इसमें और भी कोई फोर्स लगेगा बेटा इन ये टेंशन और mg के अलावा और कोई फोर्स लगेगा? जो एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं। हाँ बेटा संजय थोड़ा तेज बोलो, वेलोसिटी दे आवाज। रहे हैं। हाँ नहीं, इन ये जो टेंशन और mg के अलावा और कोई फोर्स लगेगा क्या? फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी से फोर्स नहीं आएगा। एक्सेलरेशन होता तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते थे। सर्कुलर मोशन की क्या कंडीशन होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्किल में मूव करेगा तो उसको एक और फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अगर सर्किल में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर हर एक पॉइंट पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन है यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस तरह का फ्रेम है? एक्सेलरेटेड फ्रेम है, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाइए, ये हो जाएगा mv² अपॉन r, और इसकी लेंथ अगर l है तो ये r के बराबर हो जाएगा, यानी कि mv² अपॉन r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो। इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट देखिए, ये पॉइंट है B, इस पे टेंशन नीचे की तरफ अंदर की तरफ आएगी टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया ऊपर की तरफ, mv² अपॉन r, r इसकी लेंथ के बराबर हो जाएगा, और ये vb। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, और इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ आएगा, इसका वेट यानी कि mg भी नीचे की तरफ होगा, तो ये mg भी नीचे की तरफ आएगा। इसमें कोई डाउट है बेटा आपको? तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी va is provided to the mass, provided to the mass at lowest point, so that mass is just able to complete the circle। तो va सिर्फ वो वेलोसिटी है जो सर्कल को कंप्लीट कर सके, है ना, यानी कि ये मिनिमम वेलोसिटी है। तो क्वेश्चन ये है कि इस ऑब्जेक्ट को मिनिमम कितनी वेलोसिटी दी जाए कि ये सर्कल को जस्ट कंप्लीट कर सके। तो देखो हो क्या रहा है, ये जो वेलोसिटी है इसके पास जो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसमें टेंशन आएगी, क्योंकि ये इसको ऊपर खींचेगा तो ये जो रस्सी है ये टाइट होगी। तो इसमें जो टेंशन है वो किसकी वजह से है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, mg की वजह से नहीं है। तो टेंशन का जो कॉज है वो ये वेलोसिटी है। अगर ये वेलोसिटी मिनिमम होगी तो ये भी मिनिमम होगी और ये भी मिनिमम होगी टेंशन, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाएगा, टेंशन एट बी, यहाँ पे ये टेंशन 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम इसको मिनिमम वेलोसिटी देते हैं कि जस्ट इतनी वेलोसिटी है कि ये अपने सर्कल को कंप्लीट कर ले, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होगा। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशंस बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। ए पॉइंट पे क्या इक्वेशन बनेगी? तो देखो ये ए पॉइंट का टेंशन हो गया, ये बी पॉइंट का टेंशन हो गया। तो ए पॉइंट पे जो टेंशन होगा टी ए, वो किसके बराबर हो जाएगा?
एम जी प्लस एम वी ए स्क्वायर बाई एल के इक्वल हो, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब हाईएस्ट पॉइंट पे देखिए, ये तो ए पॉइंट पे हो गया। अब बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे लॉज ऑफ मोशन लगाइए, तो इस तरफ के फोर्स इस तरफ के फोर्स को बैलेंस करेंगे, तो ये नीचे का फोर्स हो जाएगा टीबी प्लस एम जी, टीबी प्लस एम जी, और ऊपर का फोर्स हो जाएगा एम वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब जो टीबी है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। अगर टीबी की वैल्यू 0 होगी तो 0 प्लस एम जी, ये हो जाएगा एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल के इक्वल। ये एम से एम कट जाएगा और एल जी हो जाएगा वी बी स्क्वायर, यानी कि वी बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एल जी। तो अगर इसको मिनिमम वेलोसिटी दी जाती है, अगर हम इसको मिनिमम वेलोसिटी देंगे तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट पे है, इस पे जो वेलोसिटी आएगी वीबी, वो किसके बराबर होगी? तो इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट एल जी के बराबर होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये रुक जाएगा और फिर ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी, ये सीधा नीचे आएगा। इसलिए सर्कल में मूव करने के लिए इसको एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर फोर्स बनाए रखना होता है, इसलिए वेलोसिटी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो mg है ये mv स्क्वायर अपॉन एल के बराबर होगा, और ये वाला टेंशन 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, अगर हम इसको मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। और अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तो फिर ये इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, फिर टीबी भी इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो जितना ये ज्यादा होता चला जाएगा उतना ही इसमें टेंशन भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हम इसकी लिमिटिंग कंडीशन को पढ़ रहे हैं कि इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करा जाए कि ये पूरा सर्कल बन जाए। अब हमें कैलकुलेट करना है वी ए की वैल्यू। तो वी ए कहां से मिलेगा? इस, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से। अब इसमें हम इक्वेशन नंबर 1 से अगर वी ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये टेंशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसमें और क्या कंसिडरेशन आ सकता है? तो इसमें हम इस वाले पॉइंट पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और इस वाले पॉइंट पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और उससे हमें एक रिलेशन मिलेगा, तब हम वी ए की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए, एनर्जी एट ए पे जो टोटल एनर्जी होगी और बी पे जो टोटल एनर्जी होगी वो इक्वल होगी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें लगा देंगे तो ई ए इज इक्वल टू ई बी के इक्वल हो जाएगा। अब ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालो, तो इस वाले लेवल को, इस लेवल को हमने h इज इक्वल टू 0 लिया, तो यहाँ ये जो लेवल है ये इसके डायमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी जो हाइट है वो 2l के इक्वल हो जाएगी। तो ए पे जो टोटल एनर्जी होगी वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर, और ये एम जी एच हो गया 0। तो ये ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी होगी, और बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम वी बी स्क्वायर। ये वी बी से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और इसका जो लेवल है वो 2l होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू एच हो जाएगा 2l के इक्वल। तो ये mg इंटू 2l के इक्वल होगा। तो देखिए, इसको पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और m से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 बाई m से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 बाई m, तो 2 कट जाएगा और m कट जाएगा, तो क्या इक्वेशन बनेगी? वी ए स्क्वायर। ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया, ये 2 कट जाएगा, m कट जाएगा, वी बी स्क्वायर, और फिर ये m कट जाएगा और 2 2 जा 4lg हो जाएगा। तो ये va और vb का रिलेशन आ गया। vb की वैल्यू तो हमें पहले से पता थी, vb इज इक्वल टू अंडर रूट lg के इक्वल है, तो यहाँ पे vb की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा va स्क्वायर इज इक्वल टू, vb की वैल्यू डाल दीजिए अंडर रूट lg, तो ये lg हो जाएगा और 4lg,
तो VA² हो जाएगा 5LG, तो VA की वैल्यू हो जाएगी √5LG। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है। अगर हम इसको √5LG के बराबर वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये अपना पूरा सर्कल बना पाएगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो √LG के बराबर होगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होगी। अगर हम इसको मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं यानी कि √5LG प्रोवाइड करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी √LG के बराबर होगी, और वहां पे टेंशन यानी कि TB की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे TB तो 0 है। अब टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि टेंशन कितना हो जाएगा। तो देखिए टेंशन का ये है TA = mg + mVA²/L। ये लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा TA की वैल्यू। तो इस वाले एक्सप्रेशन से हम लोएस्ट पॉइंट पे TA कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन देखिए क्या होगी। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 implies TA = mg + mVA²/L। तो T हो जाएगा mg + mVA²। इसका स्क्वायर कर दो तो 5LG / L। L से L कट जाएगा तो ये mg + 5mg, तो ये 6mg हो जाएगा। तो लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होती है वो 6mg के इक्वल होती है। ये वाला पॉइंट देखिए, इस सी पे अगर वेलोसिटी VC होगी, मान लीजिए कि ये वेलोसिटी VC है, तो इसमें क्या इक्वेशंस बनेगी। ए पे हमें पता है कि वेलोसिटी कितना था, ए पे वेलोसिटी था √LG, है ना। इसमें दो फोर्सेस लग रहे थे, एक mg और दूसरा फोर्स था mVA²/L, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये टेंशन अंदर की तरफ था, ये TA। तो TA की वैल्यू भी हमें पता था कि 6mg, ये अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो अगर हम A और C पे बैलेंस करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, तो क्या इक्वेशंस बनेगी A और C के लिए। तो यहाँ पे हम VC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है A पे और C पे। तो A पे काइनेटिक एनर्जी ½ mVA², और पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। C पे ये लेवल कितना हो जाएगा, C पॉइंट पे जो लेवल है हाइट, वो इसकी लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो हो जाएगा ½ mVC², और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg × h। h हो जाएगा L के इक्वल, यानी कि mg × L हो गया। m ये कट जाएगा, कॉमन लेके m कट जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो VA² = VC² + 2LG हो। और VA² कितना था, VA था √5LG, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 5LG के बराबर आ जाएगा। तो 5LG - 2LG 3LG = VC², तो हो जाएगा √3LG। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पे ये इक्वेशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन लगा के हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है बेटा, ऑब्लिक कोलिजन, और कोलिजन इन 2 डायमेंशन।
इलास्टिक कोलिजन in 2 dimension और ऑब्लिक कोलिजन। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस आपको वेक्टर्स का रिजोल्यूशन आना चाहिए। तो देखिए, सपोज करिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी u1। ये किसी दूसरे मास से कोलाइड करती है, इसका मास m2 है और इसकी जो वेलोसिटी है ये रेस्ट पे है। मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी 0 है और ये एक सर्टेन एंगल पे टकराते हैं। टकराने के बाद ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सपोज करिए कि इसकी लाइन ऑफ कोलिजन से इस तरफ मूव करता है और इसके साथ थीटा एंगल बनाता है। ये जो पोजीशन है ये m1 की है, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ये v1 की डायरेक्शन होगी। और ये जो ऑब्जेक्ट है दूसरे वाला, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जाता है m2, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई v2 और ये इसके साथ फाई एंगल बनाता है। तो आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि ये ऑब्लिक कोलिजन है, मतलब ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, ये इस पे किसी एंगल पे कोलाइड होता है। मान लो ये इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से मिड पॉइंट नहीं टकराता, ये थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर टकराता है, तो इनकी जो डायरेक्शंस है वो बदल जाएंगी। अब इसमें हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है और इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसमें कौन कौन से लॉज लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कौन कौन से लॉज लगा सकते हैं। ये इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन में एक तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो इसका मोमेंटम है m1 v1 अलोंग एक्स एक्सिस। हमने इसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी, ये एक्स एक्सिस हो गया और इसके परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस के अलोंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम हो गया m1 इंटू u1 और इसका मोमेंटम m2 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। फिर इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट निकालिए m1 v1 का कंपोनेंट, तो ये m1 v1 cos थीटा, इसका कंपोनेंट निकालिए, ये हो जाएगा m2 v2 cos फाई। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x एक्सिस के अलोंग m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग लगाएंगे। तो देखिए इसका मोमेंटम y एक्सिस के अलोंग कुछ भी नहीं है, तो ये 0। इसका भी मोमेंटम, ये तो पहले ही 0 था, इसमें तो मोमेंटम ही नहीं था। इसका कंपोनेंट क्या आएगा कोलिजन के बाद, m1 v1 और ये साइन थीटा, और इसका जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा m2 v2 साइन फाई। तो देखो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है m1 v1 साइन थीटा, और ये इसके ऑपोजिट यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको हम माइनस कर देंगे m2 v2 साइन फाई। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए दो इक्वेशन बनती हैं। अब दूसरी एक और इक्वेशन हम बना सकते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है और हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर, और इसकी वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी।
फिर कोलिजन के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1v1 स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m2v2 स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन, ठीक है। तो आप ये इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप डिजायर्ड रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब भी इस तरह का आएगा कि भाई ये 30 डिग्री पे जा रहा है, ये 60 डिग्री पे जा रहा है, तो आप ये 3 इक्वेशंस बना सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें 4 अननोन क्वांटिटीज हैं। आपको m1 दिया हुआ होगा, u1 दिया हुआ होगा, m2 दिया हुआ होगा और u2 दिया हुआ होगा। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? v1 की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, फाई की वैल्यू निकालनी है और v2 की वैल्यू निकालनी है। आपको 4 अननोन क्वांटिटीज निकालनी है, लेकिन इक्वेशन 3 है, तो 3 इक्वेशन से हम 4 अननोन क्वांटिटीज को नहीं निकाल सकते। तो आपको फिर ये बताया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि जो फर्स्ट मास है ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होता है, फिर बाकी की 3 पूछी जाएंगी। तो आपको क्वेश्चन में इन 4 में से एक क्वांटिटी दी जाएगी, किसी भी एक की वैल्यू दी जाएगी, चाहे तो वो v1 की वैल्यू दे देगा, बाकी 3 को पूछेगा, है ना। तो फिर 3 अननोन क्वांटिटीज रह जाएंगी। तो इसमें जो 4 अननोन क्वांटिटीज है उसमें एक अननोन क्वांटिटी को आपको क्वेश्चन के अंदर बताया जाएगा, उसकी वैल्यू पुट करोगे, फिर आपके पास 3 इक्वेशंस बचेंगी, 3 अननोन क्वांटिटीज बचेंगी, और उनको सॉल्व करके आप बाकी की 3 क्वांटिटीज को निकाल सकते हो। अब इसमें केसेस देखिए, केसेस बनते हैं। जैसे सबसे पहला केस है ग्लांसिंग कोलिजन का। ग्लांसिंग कोलिजन, ग्लांसिंग कोलिजन का मतलब है जैसे ये एक बॉल है और दूसरी बॉल इससे बस छूते हुए निकल जाती है, इस तरह से, है ना। ये बिल्कुल इससे, इसको स्ट्राइक नहीं करती, बस इससे बिल्कुल छूते हुए निकल जाती है। तो इसका मतलब है ग्लांसिंग कोलिजन के लिए ये वाला जो एंगल है वो 0 रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये ऐसे निकलेगी तो फिर इसका मूवमेंट इस तरफ हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो थीटा अगर 0 होगा तो फाई 90 डिग्री होगा। अब ये वैल्यू डालिए, अगर थीटा 0 होगा, यहाँ पे 0 डाली तो cos 0 1 हो गया, और ये 0 हो जाएगा cos 90, m1 से m1 कट जाएगा और u1 v1 के इक्वल हो जाएगा। u1 इज इक्वल टू v1, यानी कि पहले जितनी वेलोसिटी थी इसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी बाद में भी। और इसको देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, फिर v2 भी 0 हो जाएगा, तो u1 v1 के बराबर हो जाएगा और v2 0, यानी कि ये बॉल मूव नहीं करेगी, ये बस ऐसे निकल जाएगी। u1 और v1 इक्वल रहेगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं ग्लांसिंग कोलिजन। फिर दूसरा केस है हेड ऑन कोलिजन का। ये बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन होगा। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा कि अगर ये इसके बिल्कुल बिल्कुल मिड में ये इसको टकराती है तो उसको हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे। फिर ये वाला ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा, यानी कि फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हेड ऑन कोलिजन के केस में फाई इज इक्वल टू 0 होगा। हेड ऑन कोलिजन केस 2, आप इस चीज को समझ रहे हैं ना बेटा। ये ऑब्जेक्ट अगर इसका मिड पॉइंट इसके मिड पॉइंट से टकराता है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। अगर ये स्ट्रेट जाएगा तो ऐसे मूव नहीं करेगा। तो हेड ऑन कोलिजन के केस में फाई की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अगर फाई की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो ये वाली इक्वेशन, बस फाई को 0 पुट कर दीजिए और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा, और फाई 0 हो जाएगा तो m2 v2। ये इक्वेशंस बदल जाएंगी और फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी m1 u1 इज इक्वल टू cos थीटा, m1 v1 cos थीटा,
और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 वुड बिकम 0 इज इक्वल टू m1 v1 sin थीटा, m1 v1 sin थीटा, और ये जो sin फाई है ये 0 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन ये बन जाएगी m1 v1 sin थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके तो आपको क्या याद रखना है, अगर ग्लासिंग कोलिजन आएगा तो इन इक्वेशंस के लिए थीटा को 0 रख दोगे और फाई को 90 डिग्री, ये वाले रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे। और अगर हेड ऑन कोलिजन है तो फाई को 0 रख दोगे तो ये वाले रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे। अब इसका केस थर्ड पूछा जाता है। केस थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स। इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स। अगर दो पार्टिकल्स बिल्कुल एक ही जैसे होंगे तो उनका कोलिजन कैसे होगा, यानी कि आपको कंडीशन दी हुई है कि m1 m2 दोनों इक्वल हैं, तो हमने इसको m सपोज कर लिया। इसको मैं आपको वेक्टर मेथड से समझा रहा हूँ। वेक्टर मेथड में जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी है, और जो कॉम्पोनेंट फॉर्म है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसमें आपको इसको दूसरी तरह से करके बता रहा हूँ। ये सपोज करिए कि पहला ऑब्जेक्ट है और इसकी वेलोसिटी u1 है, ये m1 ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी u1, ये इससे टकराता है, ये m2 है और इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। ये 0 के इक्वल। फिर ये वाला ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी v2 है, फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद, और ये वाला जो एंगल है वो थीटा है। फिर ये जो m2 वाला ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ मूव करता है, ये m1, ये v1 और ये थीटा, और ये m2, ये इसकी वेलोसिटी हो गई v2 और ये फाई हो गई। ये मैंने इसमें वेक्टर लगा दिया। तो इसमें दो इक्वेशन बनाइए। पहली इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर हो, और ये वेक्टर इक्वेशन बनेगी। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 u1, इसका इनिशियल मोमेंटम 0, इसका फाइनल मोमेंटम m1 v1 और इसका फाइनल मोमेंटम m2 v2। अब ये m1 m2 दोनों इक्वल है, यानी कि m के बराबर है, तो इसको m रख दीजिए। m u1 इज इक्वल टू m v1 प्लस m v2। तो ये m कॉमन लेके कट जाएगा, तो u1 किसके बराबर हो जाएगा, v1 प्लस v2 के बराबर हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m u1 स्क्वायर। इसमें हम स्पीड लेंगे क्योंकि जो एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है, और इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर और इसका हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1/2m। इस पूरी इक्वेशन को 1/2m से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा u1 स्क्वायर, ये v1 स्क्वायर हो जाएगा और ये v2 स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो। और ये ध्यान रखिए कि u1 का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम u1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v1 के मैग्नीट्यूड को v1 से और v2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को v2 से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए कि इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और थीटा और फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि थीटा और फाई के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा।
तो देखिए इस पे हम क्या करेंगे, u1 को डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं u1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 u1 को u1 के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो u1 की वैल्यू v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2, ये इस वाले u1 की वैल्यू हो गई, ये इस वाले u1 की वैल्यू हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये u1 डॉट u1 मॉडुलस u1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर v1 डॉट v1 मॉडुलस v1 का स्क्वायर, फिर v1 डॉट v2, फिर v2 को v1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए तो v2 डॉट v1, और फिर v2 को v2 के साथ करोगे तो ये v2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो u1 डॉट u1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ u1 स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज डाल दीजिए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ u1 रख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा u1 स्क्वायर, ये v1 स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ v1 डॉट v2, और ये हो जाएगा v2 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को देखिए, तो ये जो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है इसको हम u1 स्क्वायर रख देंगे और वो इस वाले u1 स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो फ्रॉम 2 and 3 देखो ये u1 स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, और राइट हैंड साइड हो गया v1 स्क्वायर प्लस 2 v1 डॉट v2 प्लस v2 स्क्वायर। तो ये v1 स्क्वायर कट जाएगा और v2 स्क्वायर कट जाएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0, यानी कि v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0। और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो तो उसका मतलब है कि v1 इज परपेंडिकुलर टू v2। डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स में v1 और v2 में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल। तो इससे हमें क्या रिजल्ट पता लगता है, therefore थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इसका रिजल्ट है। अगर दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स में इलास्टिक कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा, ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा, अगर ये 45 होगा तो ये 45 होगा, ये अगर 10 डिग्री होगा तो ये 80 डिग्री होगा। तो कंडीशन अच्छी तरह से याद रख लीजिए, इसका डेरिवेशन भी आता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएगा। इलास्टिक कोलिजन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, अगर दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मूव करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, ये चैप्टर अब खत्म हो गया। आपको क्या करना है, होमवर्क में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है बहुत और न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।